Alkenes are compounds that contain a carbon-carbon double bond. अब हमारे पास दो तरह की एल्कीन्स हैं। अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है तो वो टर्मिनल एल्कीन है। जैसे कि ये हमारे पास ये चेन का एंड है, ये चेन का टर्मिनल है, तो टर्मिनल पे अगर डबल बॉन्ड है तो वो टर्मिनल एल्कीन है। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास टर्मिनल एल्कीन है। जबकि इंटरनल एल्कीन्स या नॉन टर्मिनल कौन सी होती हैं? जिसमें डबल बॉन्ड टर्मिनल पे ना हो। और बेसिकली ये मेरे पास ये वो कार्बन है जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस कार्बन के साथ भी एक कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ भी एक कार्बन अटैच्ड है। तो इंटरनल एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन भी इधर कार्बन के साथ अटैच है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन भी इधर कार्बन के साथ अटैच है। बहुत सिंपल है। जिनमें डबल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है, चेन के अंदर है, चेन के सेंटर में है, तो वो इंटरनल एल्कीन्स हैं या नॉन टर्मिनल एल्कीन्स हैं। और थर्ड हमारे पास हैं जी साइक्लो एल्कीन्स। तो साइक्लिक फॉर्म में हमारे पास एक कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो ये साइक्लो एल्कीन्स हैं। साइक्लो एल्कीन्स का वैसे जनरल फार्मूला क्या होगा? साइक्लो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा, जस्ट लाइक अल्काइंस। अच्छा, अब इसमें चूंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है वो तीन बॉन्ड बना रहा है। कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो तीन बॉन्ड बना रहा है। तो लिहाजा जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। जैसे कि ये मेरे पास इथीन है, तो ये इथीन जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? तो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर हर एक के दरमियान ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री होगा। ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड में एक हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड और एक हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। क्यों? यहाँ पर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना ये लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये दोनों लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं, इनके हेड्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब इनके हेड्स ओवरलैप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनका न्यूक्लियस है तो इन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पाई बॉन्ड की बात करो तो पाई बॉन्ड में ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है या साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इनकी साइड्स ओवरलैप कर रही हैं, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस से दूर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपोज्ड और इसीलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में दोनों की मैं आपको एनर्जी बताता हूँ। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 88 किलो कैलोरीज पर मोल। 88 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 88 किलो कैलोरीज पर मोल। जबकि इसी में जो पाई बॉन्ड है, इसके अंदर जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है? पाई बॉन्ड की एनर्जी होती है 64 किलो कैलोरीज पर मोल। तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपके पास कंबाइंड एनर्जी आ जाएगी। तो इनको अगर आप कंबाइन करो तो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 152 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, इन दोनों को आप सम कर लो तो दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 152 किलो कैलोरीज पर मोल। So the pi bond is much weaker than sigma bond, making it much more easily broken.
तो ये पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है एज ए रिजल्ट, और जिसके नतीजे में एल्कीन्स जो है ना वो काफ़ी रिएक्शंस शो करते हैं, जबकि एल्केन्स ये सारे रिएक्शंस, इतने सारे रिएक्शंस शो नहीं करता, क्योंकि एल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड होता है और उसमें अनसैचुरेशन नहीं होती, जबकि एल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है, तो ये एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। अब एल्कीन्स कौन से रिएक्शंस शो करते हैं बेसिकली, हम आगे जाके बात करते हैं। एल्कीन्स जो है ना एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे, यानी कि ये अपना एक बॉन्ड ख़त्म करेंगे और पूरा मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे चले जाते हैं मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद। अच्छा, एल्कीन्स में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? एल्कीन्स जो हैं वो चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, कार्बन चेन की जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी एल्कीन्स में पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब है जी प्रॉपर्टीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, एल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते, एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एल्कीन्स के एडिशन होते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है, नहीं मेटामेरिज्म नहीं होता इसमें। द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, ये हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो फिर तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा रोटेशन तभी हो सकती है जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो लिहाजा एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं और इसी वजह से इनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है। नेक्स्ट, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इनमें क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये हमने बात की थी, जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ भी दो ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ भी दो ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो फिर ये सिस ट्रांस आइसोमर्स को जो है ना वो शो करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड सिर्फ वही एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन के साथ दो ग्रुप्स लगे हों और वो दोनों डिफरेंट लगे हों, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप थी। अब हम बात करेंगे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी कि कौन सी एल्कीन्स ज़्यादा स्टेबल होंगी। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रांस एल्कीन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिस एल्कीन्स, जैसे कि अभी मैंने ड्रॉ भी किया, सी डबल बॉन्ड अच्छा, ये मैंने किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा है, आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है? इसका आईयूपैक नेम है ब्यूटीन डायोइक एसिड, लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी है। हाँ जी, ये ब्यूटीन डायोइक एसिड है, तो इसका कॉमन नेम है मैलिक एसिड। तो ये आपने बायो में भी पढ़ा हुआ है, क्रेब्स साइकिल में। तो ये इसकी सिस फॉर्म है, ये मैलिक एसिड है। तो इसकी ट्रांस फॉर्म क्या है हमारे पास, कि जब कार्बोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे चले जाएं, तो ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस। ऐसा क्यों था? क्योंकि ट्रांस में जो बल्की ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे लगे होते हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होती, लेकिन सिस में बल्की ग्रुप एक ही तरफ होते हैं, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो इसकी जो ट्रांस फॉर्म है इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड नहीं, फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन्स। जैसे कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन कौन सी होगी मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH and CH3, this is 1,3 पेंटाडाइईन। अच्छा, इसी में मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं 1,4 पेंटाडाइईन भी कर सकता हूँ। तो ये हो गई 1,4 पेंटाडाइईन। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। जिनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये पहले डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल आया, फिर डबल बॉन्ड आया और फिर सिंगल बॉन्ड आया, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल है और सिंगल के बाद फिर सिंगल आ गया, तो यहाँ पर अल्टरनेट नहीं हुआ। तो जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये आइसोलेटेड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है, तो ये आइसोलेटेड है, जबकि वो कॉन्जुगेटेड था। 1,4 में क्या ज्यादा नंबर साइन होगा, क्या मतलब? अच्छा, नेक्स्ट है जी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। नहीं, जब इकट्ठे आएंगे तब भी वो स्टेबल नहीं होगा। कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है, इसके अलावा जो भी सिचुएशन होगी वो गलत है। कॉन्जुगेटेड का मतलब है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह होगा तो वो स्टेबल होगा, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन है तो वो स्टेबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी है वो उसका ताल्लुक है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ। यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ आप जितने ज्यादा ग्रुप्स लगाते जाओगे, अल्काइल रेडिकल लगाते जाओगे, वो उतना स्टेबल होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पहले मेरे पास है इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन है और इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ हाइड्रोजन कम कर दिया और एक अल्काइल रेडिकल लगा दिया और दूसरी तरफ दोनों हाइड्रोजन ही रखे, तो ये हमारे पास आ गया जी। इसमें मैंने एक अल्काइल रेडिकल लगा दिया, एक मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी, हाइड्रोजन निकाल के अल्काइल रेडिकल लगा दिया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अब मैं दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन मैंने निकाला और उसकी जगह एक अल्काइल रेडिकल लगा दिया, एक और सब्स्टिट्यूशन मैंने कर दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ये और स्टेबल हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, एक तरफ मैंने दो अल्काइल रेडिकल लगा दिए और एक तरफ एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल रेडिकल है, और फिर आखिर पे मैंने इस तरफ भी दोनों अल्काइल रेडिकल लगा दिए कार्बन के साथ और इस तरफ भी दोनों अल्काइल रेडिकल लगा दिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो हैं, वो कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उनके साथ जितने ज्यादा अल्काइल रेडिकल लगते जाएंगे वो उतना स्टेबल होता जाएगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ आर ग्रुप्स ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्रीजेस। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है। बेटा जब हम बेंजीन पढ़ेंगे ना वहां पर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है? अभी आप लेक्चर ध्यान से सुनो। कॉन्जुगेटेड में बेटा एक और कौन सी एग्जांपल दें, एक और एग्जांपल ये ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेटेड कहते हैं। ब्यूटीन में एक ये पॉसिबिलिटी थी और एक ये पॉसिबिलिटी है ब्यूटीन में, पर कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो कॉन्जुगेटेड है। जिनको हो MD कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है MD कैट की लाइव क्लासेस
by Pakistan's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स